Hello students. So in this video we are going to start the first chapter of class 8 science. The name of the chapter is crop production and management. In this chapter we have to learn how crops are produced and once they are produced how they are managed afterwards. एक एक जगह तक क्रॉप को कैसे पहुंचाया जाता है, क्या स्टेप्स हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं. So in this video we'll be covering the topic crop, types of crops and 3 agricultural practices. बाकी का रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़े हम ये चैप्टर? देखो, आप सभी जानते हो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, राइट? सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. बाकी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स या तो प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स पर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं. तो एक चीज़ हमारे सामने आ रही है कि इस दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सभी या तो प्लांट या तो एनिमल के ऊपर खाने के लिए डिपेंड करते हैं. तो अब इतने सारे प्लांट्स आएंगे कहाँ से, है ना? इतनी सारी क्रॉप्स कहाँ से उगाएगा कोई? तो ये एक बहुत बड़े स्केल पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है और फिर उसके बाद क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसलिए ये हमारे पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आपके घर में खाना आता है वो कैसे 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 स्टेप्स से होकर आता है. That's why we are required to learn about this chapter. Okay. फिर एक टर्म आती है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या होता है? यहाँ पे तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है, बट एक टर्म है एग्रीकल्चर, उसे समझते हैं पहले. देखो, पुराने ज़माने में जो इंसान था, काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, जो इंसान था वो कोई प्रॉपर खेती पाती नहीं करता था. उससे अगर कोई जानवर दिख जाए तो वो उसे मार के खा लेता था. अगर कोई पेड़ पे फल दिख जाए तो वो उसे तोड़कर खा लेता था. फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों को अकल आती गई. उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ज़मीन के टुकड़े पर वो पौधे उगाऊं जिनको मैं बाद में खा सकूं. तो यहाँ से जन्म हुआ एग्रीकल्चर का. एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स को उगाया जाता है या फिर एनिमल्स को पाला पोसा जाता है अपने फ़ायदे के लिए, ताकि हम बाद में उनका यूज़ कर सकें. ठीक है? तो इस चैप्टर में हमें 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़नी है, जिसमें से 3 हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ओके, चलो. अब एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं क्रॉप. क्रॉप क्या होता है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स are grown and cultivated in one place on a large scale, it is called crop. जब किसी एक ही ज़मीन के टुकड़े पर बहुत सारे प्लांट्स उगे हों और वो भी सेम टाइप के, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है और इस पूरे ज़मीन के टुकड़े में सरसों के पौधे उग रहे हैं पूरे के पूरे टुकड़े पर, तो हम उससे बोलेंगे कि ये सरसों का खेत है, यहाँ पर क्रॉप है. ये ऐसा नहीं है कि आपके घर के बगल में एक प्लॉट खाली है, मम्मी ने थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा पुदीना उगा दिया तो वो क्रॉप है. नहीं, एक ज़मीन के बड़े से टुकड़े पर, एक लार्ज स्केल पर जब सेम टाइप के प्लांट्स को उगाया जाता है उन्हें क्रॉप्स बोला जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. अगर मैं कहती हूँ कि ये गेहूँ की फसल है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि उस ज़मीन के टुकड़े पर जितने भी पौधे हैं वो सब गेहूं के हैं. समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? हाँ, तो ये होता है क्रॉप. सो क्रॉप्स अलग अलग टाइप की होती हैं. सीरियल्स मतलब अनाज की क्रॉप्स, वेजिटेबल की क्रॉप्स, है ना? देन वी हैव पल्सेस, देन वी हैव फ्रूट्स. तो अगर मैं सीज़न के हिसाब से इन क्रॉप्स को बांटूँ तो हमारे पास 2 टाइप की क्रॉप्स होंगी. पहली खरीफ क्रॉप्स और दूसरी रबी क्रॉप्स. देखो, हर एक पौधे को अलग अलग टेम्परेचर की, अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल, राइट? इस वजह से हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं. सीज़न के हिसाब से हमारे पास 2 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं. इनको हम
जून या फिर जुलाई में बोते हैं और फिर जाकर सितंबर में काट लेते हैं, ठीक है। सो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जिन फसलों को रेनी सीजन में जून से सितंबर के बीच में उगाया जाता है, ठीक है, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है पैडी, पैडी मतलब राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, दे ऑल आर खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स की बात करें तो रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हम अक्टूबर में या फिर सितंबर में सो करते हैं, मतलब उगाते हैं, बीज डालते हैं ज़मीन में, उसके बाद मार्च में इनको काट लिया जाता है, ठीक है। विंटर के टाइम ये उगते हैं इसलिए इनको विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है, ओके। रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं जैसे गेहूँ, जैसे ग्राम, पी, मस्टर्ड, linseed, they all are the examples of rabi crops, okay. kharif crops, summer crops, June to September, rabi crops, winter crops, October to March, clear, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। नाउ देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इट इज़ नॉट वन स्टेप प्रोसेस कि आपने एक बीज लिया, ज़मीन में गाड़ दिया, हो गया जी, नहीं। कुछ प्रॉपर स्टेप्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, तो इन्हीं स्टेप्स को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वो स्टेप्स जो एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर खेती पाती करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सारे स्टेप्स को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। सो देयर आर 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। द फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कल्टीवेशन करने से पहले ज़मीन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन वी हैव सोइंग। सोइंग का मतलब है बीज को ज़मीन में डालना। देन वी हैव एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, अब आप अपनी ज़मीन पे खाद डालेंगे। देन यू हैव इरिगेशन, अब पानी डालेंगे। फिर आप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो अनचाहे पौधे होंगे अपनी ज़मीन में उसे उखाड़ देंगे। देन यू विल हार्वेस्ट द क्रॉप, एक बार क्रॉप बन के तैयार होगी आप उसको काट दोगे, अब देन आप उसको स्टोर करके रखोगे। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक फसल को उगाने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, ये पहला स्टेप है एक फसल को उगाने के लिए। सबसे पहले हमें मिट्टी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मिट्टी की प्रिपरेशन में हम उसे खोद खोद के लूज़ कर देते हैं। हम सॉइल को लूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो लूज सॉइल हो उसमें हमारे पौधे आराम से उग पाए, क्योंकि अगर सॉइल थोड़ी हार्ड होगी, टाइट होगी, तो हमारे प्लांट की रूट्स आराम से नीचे तक नहीं जा पाएंगी, राइट। अगर हमारी सॉइल लूज होगी तो प्लांट की रूट्स आराम से ज़मीन में वाटर और मिनरल्स की खोज में जा सकती हैं, है ना। अगर हमारी सॉइल लूज होगी प्लांट्स आराम से ब्रीथ कर पाएंगे। सॉइल लूज होगी तो उस लूज सॉइल में अर्थवॉर्म्स, कुछ फार्मर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उग पाएंगे। इसलिए सॉइल को लूज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। So turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops, and the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging. ज़मीन को लूज करना, टर्न करना। टर्न क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो जैसे ये ज़मीन है, हम इसे खोदते हैं यहाँ से, तो नीचे वाला जो सॉइल है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे, दे गॉट इंटरमिक्सड, राइट। तो इसलिए बोला है यहाँ पर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, टर्निंग द सॉइल अपसाइड डाउन। इस प्रोसेस को हम टिलिंग या फिर प्लोइंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लो एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट वो टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। सो प्लो इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। ये लकड़ी का बना होता है या फिर आयरन का बना होता है। देखो कई बार ऐसा होता है ज़मीन काफ़ी ड्राई होती है तो हमें पहले उसे पानी देना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसे खोदना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है सॉइल में इनफ मॉइस्चर होता है तो हम उसे डायरेक्टली खोद देते हैं। प्लो कुछ इस तरह से दिखता है, दिस इज प्लो। इसको हिंदी में हल बोलते हैं, आप सभी ने एक ना एक बार अपनी लाइफ में तो देखा ही होगा। प्लो का जो ये वाला पोर्शन है इसको प्लो शाफ्ट कहा जाता है,
एंड दिस पोर्शन इज नोन एज प्लोशेयर। और ये जो प्लोशेयर होता है ये ज़मीन में, देखो इसका फेस हम ज़मीन की तरफ करते हैं और प्लो शाफ्ट से कुछ इस तरह से एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर जोड़ देते हैं, जिसको हम एनिमल्स जैसे कि कैमल, जैसे कि हॉर्स या फिर ऑक्स, इनके गर्दन पे रखते हैं। और फिर ऐसे जब वो एनिमल्स मूव करते हैं तब ये प्लो शेयर हमारी ज़मीन को खोद देता है। ठीक है, तो ऐसा दिखता है ये प्लो, और यही काम है प्लो का, ज़मीन को खोदना। So plow is used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and scraping of the soil etc. तो प्लो का काफ़ी सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी पुराने टाइम से इसका यूज़ किया जाता है ज़मीन को खोदने के लिए, है ना। और वीड्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मान लो कोई खाली ऐसे ही हमारी ज़मीन पड़ी हुई है और हमें उसके ऊपर अब फसल उगानी है, तो क्या करेंगे, हम प्लो चला देंगे, उसमें जो भी छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स होंगे जो पहले से हमारी ज़मीन में उग रहे होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो प्लो का इस्तेमाल हम ज़मीन को खोदने में, वीड्स को रिमूव करने में, इन सब कामों में करते हैं। ठीक है, ये जो इम्प्लीमेंट है प्लो, ये वुड से बना होता है, ये मैंने आपको बताया। एंड इट इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेज और कैमल्स। या तो बुल, या तो हॉर्स, या तो कैमल, जो कुछ जानवर हैं उनकी मदद से ये चलता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। इसके फ्रंट पोर्शन पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर सी आयरन का एक पीस लगा होता है, जिसको हम प्लोशेयर कहते हैं। प्लो का जो मेन पार्ट है, इट इज़ लॉन्ग वुड विच इज़ नोन एज प्लो शाफ्ट, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर वहाँ पर नीचे एक हैंडल होता है, उसको एक बीम से अटैच कर दिया जाता है, जिसको एनिमल्स की नेक पर रखा जाता है, फिर इसको ऑपरेट किया जाता है। ओके, ये तो पहला एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट हो गया। अब दूसरा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है हो एक सिंपल सा टूल है जिसको हम वीड्स रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर सॉइल को लूज करने के लिए यूज़ करते हैं। हो कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए, दिस इज हो। ये जो बेंट प्लेट वाला पोर्शन है ये ज़मीन में जाएगा और फिर यहाँ से अगेन हम एक बीम को अटैच करेंगे, या तो आयरन या फिर वुड की बीम को अटैच करेंगे, या हाथ से भी कर सकते हैं, एनिमल के कंधे पर भी रख सकते हैं। सो अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। अच्छा, ये एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो किसान होते हैं उनके पास एनिमल्स नहीं होते हैं, तो वो खुद भी अपने कंधे पर रखकर प्लो को भी और हो को भी चला सकते हैं। तो ये दूसरा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट था। ये तो पुराने मेथड्स हो गए, बट आजकल के ज़माने में प्लो तो कुछ लोग यूज़ करते हैं बट हो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आजकल वैसे कल्टीवेटर आ गए हैं, आपने देखा होगा कल्टीवेटर कैसे दिखते हैं। देखो, ये ट्रक के पीछे लगा दिया जाता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है और ये आराम से पूरे ज़मीन को खोद देता है। तो ये टाइम सेविंग है, मैन पावर भी बचा रहा है, इसलिए आजकल लोग कल्टीवेटर का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने देखा कि सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, राइट। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लगिंग करेंगे, ज़मीन को खोदेंगे, है ना। ज़मीन को खोद के उसे लूज़ कर देंगे। लूज़ करना क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ गए। जब एक बार सॉइल लूज़ हो जाती है उसके बाद हम उस ज़मीन को लेवल भी करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेवलिंग। लेवलिंग हम करते हैं, एक लकड़ी के बड़े से गट्ठर को ले लेंगे, उसे ज़मीन पर रोल करवा देंगे तो हमारी पूरी ज़मीन फ्लैट हो जाएगी। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि, देखो, ज़ोर से हवा चले, अब सॉइल लूज़ हो चुकी है, राइट। ज़ोर से हवा चलेगी तो वो सॉइल उड़ने लग जाएगी, उड़ के कहीं और चली जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो हमें इस सॉइल इरोजन से बचने के लिए ज़मीन को लेवल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उसकी प्लगिंग करेंगे, खोदेंगे उसे, फिर उसको लेवल करेंगे। कई बार पानी भी डालना पड़ता है हमें स्टार्टिंग में, कि अगर हमारी मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, बहुत ड्राई है वो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़मीन में पहले ही खाद डाल देनी पड़ती है अगर हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल है। ओके, वैसे ये मेन प्रोसेसेस नहीं है, मेन प्रोसेस तो यही है, टिलिंग, प्लगिंग, लेवलिंग, बस ये आते हैं हमारे
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर 3 एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्लो, हो और कल्टीवेटर, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे, दूसरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे, विच इज सोइंग। सोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि जब तक हम ज़मीन में बीज नहीं डालेंगे तो पौधा कैसे उगेगा। तो सोइंग से पहले अच्छी क्वालिटी के सीड्स चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपने ऐसे सीड चुन लिए जो अच्छी क्वालिटी के नहीं हो, जो अच्छे पौधे नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तब आप क्या करेंगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स को चूज़ करें। एक बहुत अच्छा सा मेथड आपकी बुक में गिवन है। आपने क्या करना है, एक बीकर में पानी ले लेना है और कुछ सीड्स ले लेनी है। मान लो वही सीड्स आपको ज़मीन में डालनी होंगी, ठीक है। कुछ सीड्स आपने इस पानी के अंदर डाली, तो आप देखेंगे कि कुछ सीड्स इस पानी के बॉटम में, मतलब इस बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो ऊपर ऊपर तैर रही होंगी। तो जो ऊपर तैर रही होंगी वो अच्छी क्वालिटी की सीड्स नहीं होंगी, जो नीचे होंगी वो अच्छी क्वालिटी की सीड्स होंगी। जो ऊपर वाली सीड्स हैं वो इतनी हल्की हो गई हैं, अंदर से पूरी खोखली हैं कि वो फ्लोट कर रही हैं, और जो नीचे हैं बॉटम में, मतलब वो पूरी अच्छी सीड्स हैं। तो ये एक तरीका है पता लगाने का कौन सी सीड्स अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। ओके, चलिए फिर अब सोइंग मेथड में भी एक ट्रेडिशनल टूल का हम इस्तेमाल करते थे, विच वॉज नोन एज फनल। फनल कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए आप, हमने यहाँ पर प्लो से ही इसको अटैच कर दिया होता है, और फिर हम ऊपर से इसमें बीज डालते हैं यहाँ से, और ये एक लंबे से सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू होते होते ज़मीन में बीज चले जाता है। तो ये फनल सिस्टम जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है सोइंग का। बट आजकल लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। सीड ड्रिल कुछ इस तरह से दिखता है, दिस इज सीड ड्रिल। यहाँ पर ऊपर या तो कोई बैठ जाएगा या फिर एक रेक्टेंगुलर सा पोर्शन लगाते हैं जिसमें सीड्स होती हैं, है ना, वो मतलब थोड़ी गिर जाती हैं और ज़मीन में अपने आप मतलब प्लेस हो जाती हैं जहाँ पर भी उन्हें होना होता है। सीड ड्रिल का एक फ़ायदा है कि सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होगा, लेकिन सवाल ये है कि सीड्स के बीच में डिस्टेंस होने का क्या फ़ायदा है भाई। देखो, मान लो ये ज़मीन है और यहाँ पे एक सीड हमने डाल दी, और उसके जस्ट बगल में एक सीड डाल दी। यहाँ पर एक सीड है और एक सीड दूर है इससे। इन दोनों की बात करें और इन दोनों की बात करें, ये दोनों पौधे एकदम पास पास है। इनको उगने के लिए सनलाइट चाहिए, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इन दोनों पास वालों पौधों को वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, सनलाइट सबके लिए फाइट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने तो इतने पोर्शन में पानी डाल दिया। अब उसी पानी में से ये भी अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, ये भी अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, मिनरल न्यूट्रिशंस को भी इनको शेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर दो सीड्स दूर दूर हैं, इनफ डिस्टेंस पे हैं, तो हमने इधर पानी डाला, मतलब हम तो पूरी फील्ड में ही पानी डालते हैं, तो ये अपने आसपास वाला पानी ले लेगा, ये इसके आसपास वाला पानी ले लेगा, ये इसके मिनरल न्यूट्रिएंट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस हो। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके ही हम उसे प्रॉपर डिस्टेंस पे डाल सकते हैं। पहले के ज़माने में ब्रॉडकास्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर हाथ से यूं ही सीड्स को ले लिया जाता था और ऐसे ही ज़मीन में फेंक दिया जाता था, स्कैटर कर दिया जाता था। तो वहाँ पर ऐसा होता था कि कई बार एक साथ बहुत सारे पौधे उग जाएं, कई बार बहुत दूर दूर कुछ पौधे उग रहे हैं, क्योंकि वो कुछ फिक्स्ड नहीं है ना कि कितने, कहीं पर भी जा सकता है, वो आप फेंक रहे हैं बस उसको, कहीं पर भी जा सकता है सीड। तो अगर पास पास सीड्स होते हैं तो उन्हें खाद पानी के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस हो। तो सीड ड्रिल की मदद से हम क्या करते हैं, इसे ट्रैक्टर से अटैच कर देते हैं, और फिर ये टूल सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस पर आराम से सो कर देता है ज़मीन में। ये टाइम भी बचाता है, लेबर भी बचाता है। तो आजकल सीड ड्रिल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस।
अब तीसरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम ज़मीन में खाद पानी डालेंगे। तो आप जानते हैं कि सॉइल ही हमारे क्रॉप्स को, हमारे प्लांट्स को मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, राइट। अब मान लो एक चीज़ कि एक ज़मीन का टुकड़ा है, मैंने इस पर कुछ उगाया, सपोज आलू उगा दिया, अगले सीज़न में मैंने वापस इसमें आलू उगा दिया, मैं इसके ऊपर बार बार आलू उगाती जाऊंगी, तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए फार्मर्स काफ़ी सारे पैतरे आजमाते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तो यही है कि ज़मीन में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर दो। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी ज़मीन खो चुकी है, तो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र ज़मीन में ऐड कर देते हैं, तो वापस से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मैन्योर एकदम ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, बट फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक एंड दे हैव केमिकल इन देम। तो फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ करना भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। फर्टिलाइज़र वैसे तो ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है, लेकिन वाटर पोल्यूशन भी करता है। जैसे ये ज़मीन है और यहाँ पर आपने फर्टिलाइजर्स को ऐड किया, तो क्या होगा, बारिश आएगी, ये ज़मीन में नीचे फर्टिलाइज़र के साथ पानी मिक्स होता जाएगा। और हम ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने पानी पीने के लिए? ग्राउंड वाटर पर, राइट, या फिर अंडरग्राउंड वाटर पर। तो ये इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में आएगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ करना हानिकारक है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करनी है तो या तो उसमें मैन्योर ऐड कर दो या तो फर्टिलाइज़र ऐड कर दो। लेकिन कई बार जो फार्मर्स हैं वो नहीं चाहते कि मैं अपनी क्रॉप में मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करूँ, तो वो क्या करते हैं, एक ज़मीन पर कुछ उगाते हैं, फिर कुछ टाइम तक, 2-3 महीनों तक उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिना कुछ उगाए हुए खाली छोड़ देते हैं उसे। जब उस ज़मीन को खाली छोड़ा जाता है, उस ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स वापस से रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हम अगले सीज़न में वापस से उसके ऊपर कोई क्रॉप उगा सकते हैं, फिर एक बार छोड़ दो, फिर उगा लो, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिससे कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वापस से रिप्लेनिश हो सकते हैं और आप आराम से उसके ऊपर क्रॉप उगा सकते हैं, ओके। तो कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, आपको मैंने बताया, विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम। तो ये फर्टिलाइजर्स हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किन्हीं भी 2 फर्टिलाइजर्स के नाम बताओ, तो ये नाम लर्न करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेना इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो एक्सेसिव यूज़ भी अच्छा नहीं है फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि ये एक तरह से वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। लेकिन मैन्योर एकदम बढ़िया है, मैन्योर का यूज़ करना बहुत अच्छा है, हमारी सॉइल क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा मैन्योर, उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करेगा, साथ साथ में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल के पास नहीं है वो भी हमारी ज़मीन को प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में से कोई चूज़ करना है तो गो फॉर मैन्योर, मैन्योर का यूज़ करो, वो हमारी क्रॉप्स को, हमारी ज़मीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया था, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड किया हमने सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। दूसरा, हमने ज़मीन पर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग नहीं करी, हमने कुछ टाइम तक ज़मीन को खाली छोड़ दिया, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स वापस से रिप्लेनिश हो गए। अब एक और मेथड है विच इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मेथड में होता क्या है, मान लो एक ज़मीन पर आपने पहले कुछ क्रॉप उगाई, मान लो आलू उगा लिया इसके ऊपर, फिर अगले सीज़न में उसके ऊपर बैगन उगा लो, अगले सीज़न में उसके ऊपर कुछ दालें उगा लो, है ना। तो हर सीज़न में कुछ अलग अलग उगाओ, ताकि जो आलू वाले न्यूट्रिएंट्स है एक सीज़न में वो ज़मीन से चले गए, लेकिन अगले सीज़न में आपने वापस से आलू नहीं उगाया, है ना, कुछ और उगाया, तो अब उस सब्सटेंस को उगने के लिए कोई और सा न्यूट्रिएंट चाहिए, वो ज़मीन से उस प्लांट में जाएगा, लेकिन जो वो न्यूट्रिशन वो लूज़ कर चुकी है उससे पहले वाली क्रॉप से, मान लो आलू से, अब वो वापस रिप्लेनिश होने लगेगा धीरे धीरे, फिर अगले सीज़न में आप कुछ और उगाओगे, राइट। तो दिस इज़ क्रॉप रोटेशन। इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और सॉइल इनफर्टाइल नहीं रहता, एंड आपको ज़मीन खाली भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है जो
हमारे इंडिया में या फिर इस वर्ल्ड के काफ़ी सारे पार्ट्स में यूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। ओके, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि जो फार्मर्स थे, नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स, वो लेग्यूम्स को एक सीज़न में ग्रो करते थे। लेग्यूम्स आर बेसिकली दाल होती है ना, जो दालों के पौधे, उनको लेग्यूम्स बोलते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स पहले लेग्यूम्स उगाते थे एक सीज़न में, फिर अगले सीज़न में वीट, फिर अगले सीज़न में लेग्यूम्स, फिर वीट। लेग्यूम्स की रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ऐसे नाइट्रोजीनस कंपाउंड बनाता है जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इस वजह से फार्मर्स क्या करते थे, लेग्यूम्स को उगाते थे ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए और वीट जो नेक्स्ट सीजन में वो उगाने वाले हैं वो अच्छे से उगे। ठीक है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ना, इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक, इट इज़ इनऑर्गेनिक। Manure is natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. Manure natural है, ह्यूमन बींग्स के और प्लांट्स के और एनिमल के जो एक्सक्रीटाज होते हैं, रेजिड्यूज होते हैं, उनसे डिकम्पोज हो के मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनता है, मैन्योर फील्ड्स में बन जाता है। फर्टिलाइजर हमारी सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, बट मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस हमारी सॉइल को प्रोवाइड करता है। ह्यूमस वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे मान लो कोई ज़मीन है, उस पर खाली ज़मीन है, उस पर छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। अगर आपने उस टाइम प्लगिंग कर दी तो आपके वो छोटे पौधे उखड़ के ज़मीन में गिर जाएंगे, राइट, और फिर वहीं पे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी को ह्यूमस बोलते हैं, जो आपकी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो फर्टिलाइजर हमारी सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, बट मैन्योर डज। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन मैन्योर में कंपैरेटिवली थोड़े कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी क्रॉप्स के लिए। मैन्योर्स के एडवांटेजेस वैसे मैंने आपको बताए थे, लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मैन्योर के एडवांटेजेस, सबसे पहले तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। मैन्योर अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपका सॉइल ज़्यादा वाटर को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगा। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। अगर आप मैन्योर को अपनी ज़मीन में ऐड करोगे तो आपकी सॉइल में पोर्स आ जाएंगे, आपकी सॉइल पोरस बन जाएगी, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस थोड़ा आसान पड़ जाएगा। प्लांट्स भी आराम से सांस ले पाएंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, जो फार्मर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर की वजह से जो फार्मर फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनका नंबर भी इंक्रीज होता है, एंड इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। लास्टली हमारी मैन्योर सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पर ख़त्म हो गए हमारे 3 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस: प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब आगे आने वाले वीडियोस में बाकी जो बचे हैं 4, उन्हें हम कवर करेंगे। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो से, उससे कमेंट सेक्शन में पूछें। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।